नमस्कार, बड़ी खबर में आपका स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी की कार्यकारिणी की दूसरे व अंतिम दिन की बैठक में कई अहम फैसले हो गए। राम मंदिर की तिथि घोषित कर दी गई, रोजगार के बारे में बताया गया, अर्थव्यवस्था, आर्थिक पहलू, सामाजिक चिंतन, गरीब कल्याण जैसी तमाम योजनाओं पर प्रकाश डाला गया। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि आज भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में जो लोग पहले ये कहा करते थे कि राम मंदिर बनाएंगे, तिथि नहीं बताएंगे, आज तिथि घोषित कर दी गई। संकेत ये है कि ये तिथि स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषित कर दी। हालांकि उन्होंने ये जिक्र नहीं किया वो तिथि कौन सी है, लेकिन ये कहा कि जल्द राम मंदिर जनता को समर्पित हो जाएगा। कह रहे तिथि घोषित हो गई है। उन्होंने यह भी कहा कि पिछली सरकारों में हमारी अर्थव्यवस्था कुंठित थी, कुंठित, लेकिन आज हम 2014 के बाद 10वें स्थान से 5वें स्थान पर पहुंच गए हैं। धर्मेंद्र प्रधान ने यह भी बताया कि प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में वोकल फॉर लोकल, स्टार्टअप, ओडी जैसे तमाम बातों का जिक्र करके ये बताया कि किस तरीके से इन नए नए प्रयोगों से हमारी अर्थव्यवस्था मजबूत हुई है। और उन्होंने ये भी कहा कि अब तो रोजगार के अवसर पैदा किए जा रहे हैं। सच बात तो ये था कि पहले नौकरी लोग ढूंढते थे, आज नौकरी दी जा रही है, नौकरी दी जा रही है। और उन्होंने दावा किया कि यूनिकॉर्न के माध्यम से इस दिशा में एक सबसे मजबूत पहल हुई है। ये बात मानी गई। प्रधानमंत्री ने तमाम बातें की और यह भी संकेत दिया कि हमें 2024 का चुनाव कैसे जीतना है, उसका विजय मंत्र दिया, विजय मंत्र। और उसके साथ में जिन राज्यों में, खासतौर से पश्चिम बंगाल और जो दक्षिण के राज्य हैं जहां पर बीजेपी का आधार कमजोर है, वहां हम कैसे आगे बढ़े, इसका महामंथन भी हुआ। एक और प्रधानमंत्री का ये ऐलान, बीजेपी के अहम फैसले जो 2024 का रोड मैप तैयार कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा। और इस भारत जोड़ो यात्रा में क्या हो रहा है? राहुल गांधी ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनसे पूछा गया क्या वरुण गांधी कांग्रेस में आ रहे हैं? उन्होंने साफ शब्दों में कहा और एक तरीके से इस सवाल के जवाब में उन्होंने सीधे सीधे बीजेपी और आरएसएस पर हमला बोल दिया। राहुल गांधी ने कहा कि मैं वरुण गांधी से मिल सकता हूं, गले लग सकता हूं, लेकिन हमारी विचारधारा और उनकी विचारधारा अलग अलग है।
वो जिस विचारधारा के हैं या उन्होंने जो विचारधारा अपना रखी है उस विचारधारा से हम मेल नहीं खाते। उन्होंने ये तक कह दिया हमारा सिर कटवा दिया जाए लेकिन मैं आरएसएस के दफ्तर में नहीं जा सकता। और उन्होंने कहा कि बीजेपी और आरएसएस का पूरी तरीके से कंट्रोल चल रहा है, मीडिया पर भी कंट्रोल चल रहा है, एजेंसियों पर भी कंट्रोल चल रहा है और हमारी विचारधारा उनसे मेल नहीं खाती। वहीं वरुण गांधी ने एक बार फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू को याद किया कि किस तरीके से उन्होंने प्रधानमंत्री रहते हुए कोई तनख्वाह नहीं ली, कोई सुविधाएं नहीं ली। और उन्होंने भी बताया कि जब मुझे 1 लाख का चेक मिला तो मैं लोकसभा अध्यक्ष के पास देने गया, मैंने कहा ये तो सेवा के बदले में मैं कुछ नहीं लेता हूं। और उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू का उदाहरण भी दिया। वहीं दूसरी ओर उन्होंने सपा सुप्रीमो अखिलेश की तारीफ भी की। उन्होंने कहा कि अखिलेश का मन बड़ा है। उन्होंने कहा मैंने एक पत्र लिखा अखिलेश को, सरकार उनकी थी, हमने कहा किसानों की समस्याएं हैं, दूर किया जाना चाहिए। और मैंने ये भी कहा कि मैं चूंकि लेख लिखता हूं, मैं जगह जगह जाता हूं, देखता हूं, इसलिए कहने अखिलेश ने तुरंत अपने अधिकारियों को आदेश कर दिया कि जो भी ये समस्याएं आ रही हैं उनका निराकरण किया जाए। वरुण गांधी का दावा है हम उनको समस्याएं देते रहे और उनका मन इतना बड़ा था, उन्होंने हमारी समस्याओं को दूर किया। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में आज सुरक्षा में सेंध भी लग गई। होशियारपुर में जब उनकी यात्रा जा रही थी, एक व्यक्ति एकदम धड़ाक से उनके सामने आ गया, माने सुरक्षा घेरा टूट गया और उनसे गले मिलने लगा। तुरंत उसको आनन फानन में हटाया गया, जांच की गई, अधिकारियों ने भी सुरक्षा में चूक मानी, लेकिन राहुल गांधी ने कहा अरे नहीं, कोई खास बात नहीं थी, उत्साह में ऐसा हो जाया करता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब इस पर आप ध्यान मत दीजिए। हालांकि सुरक्षा को लेकर के पुलिस, सुरक्षा बल सभी चिंतित हैं और राहुल गांधी को एक सलाह दी गई है, कृपया कश्मीर में तो पैदल मत चलिए, कश्मीर में वाहन से चलिए। लेकिन राहुल गांधी अभी इसे स्वीकार नहीं कर रहे हैं। बिहार की राजनीति भी गरमा रही है। शिक्षा मंत्री ने मानस पर क्या बयान दे दिया कि वहां पर जेडीयू और आरजेडी लगता है आमने सामने हो गए और लगता है उसमें लीपापोती भी शुरू हो गई है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि मंत्री को ऐसा कोई बयान नहीं देना चाहिए जिससे कि धार्मिक विवाद खड़े हों। उन्होंने यह भी कहा कि किसी के धर्म के मामले में हस्तक्षेप भी नहीं करना चाहिए। वहीं तेजस्वी यादव ने कह दिया कि अरे अब इस मामले को बिल्कुल समाप्त किया जाना चाहिए। बिहार की राजनीति गरमा रही है। मिशन 2024 को लेकर के बीजेपी और कांग्रेस में एक राजनीतिक तनातनी चल रही है, लेकिन इसी बीच पाकिस्तान को भी होश आ गया। वो पाकिस्तान जो रोटी और रोजी के लिए लड़ रहा है, संघर्ष कर रहा है। कहते हैं जब व्यक्ति के रोटी और रोजी पर हमला होता है तो जरा उसका ज्ञान चक्षु खुल जाता है। पाकिस्तान के साथ ऐसा हुआ। आज पाकिस्तान कह रहा है, उसको होश आ गया, कह रहा है कि 3 युद्धों से हमने सबक सीख लिया है। 3 युद्ध कौन?
1965 का युद्ध, 1971 का युद्ध और 1999 का युद्ध। हमने सबक ले लिया है। हमारे पास भी परमाणु बम है, आपके भी पास परमाणु बम, हम कहां जाएंगे? और उन्होंने आह्वान किया है, आओ मेज पर बैठो और समस्याओं का समाधान करो। मैंने एक ऑफर दिया वार्ता के लिए, आइए वार्ता करते हैं। हम सबक सीख चुके हैं, अब हमें सबक सिखाने की जरूरत नहीं है। आइए वार्ता कीजिए। एक शहबाज शरीफ का एक बयान एक इंटरव्यू में, जो देश के प्रधानमंत्री हैं, उनका आया है। शायद इससे कुछ रास्ते खुले, क्योंकि भारत तो केवल यही मानता है कि आतंकवाद खत्म करो, और समझ में नहीं आता है। आज ये पाकिस्तान के मक्की को, अब्दुल हक्कानी मक्की को संयुक्त राष्ट्र संघ ने आतंकी घोषित कर दिया है, कर दिया घोषित कि आतंकी है। लेकिन पाकिस्तान की हरकतें नहीं। पाकिस्तान ने तो क्या किया, एक नया खुलासा हुआ है, हमारी एनआईए ने किया है। पाकिस्तान ने दाऊद इब्राहिम को दामाद बना लिया है। हमारी एनआईए ने खुलासा किया है दाऊद इब्राहिम के भांजे के हवाले से कि दाऊद इब्राहिम ने दूसरी शादी कर ली है, एक पठान युवती से दूसरी शादी कर ली है। उसने महवीश को, जो इसकी पहली पत्नी थी, उसको तलाक दे दिया है। इसके दो कारण बताए जा रहे हैं। एक तो यह कारण बताया जा रहा है, दूसरी शादी करनी थी और महवीश से पट नहीं रही थी, इसलिए पिंड छुड़ा करके दाऊद इब्राहिम ने पठान की युवती को अपना लिया। लेकिन कहे ये जा रहा है कि जांच एजेंसियां महबूस से ज्यादा पूछताछ न करें, उनसे कोई घेराबंदी न हो, तो इसलिए जरूरत इस बात की थी कि महबूस से पिंड छुड़ाया जाए। और उनके जो भांजे हैं, उन्होंने दुबई में महबूस से बातचीत भी की। अभी आपने अपनी जो केंद्रीय एजेंसियां हैं, उन्होंने दाऊद इब्राहिम के परिवार, उनके रिश्तेदारों पर एक विशेष दबाव बनाया और उसी दबाव में ये सब खुलासे हुए हैं। और एक और खुलासा हुआ कि दाऊद इब्राहिम ने अपना ठिकाना बदल दिया, हालांकि कराची में ही बदला। अब तक वो 3-4 ठिकाने बदल चुका है। अब वो पाकिस्तान के कराची के डिफेंस एरिया में रह रहा है। एक अब्दुल गाजी बाबा की दरगाह है और उस दरगाह के पीछे रहीम फाकी के पास दाऊद इब्राहिम का नया ठिकाना हो गया है। हमने भी इसको खोज लिया है। अब आप देखिए भारत की दृष्टि कहां तक जा रही है। लेकिन अगर पाकिस्तान ये महसूस करता है वास्तव में कि हमने सबक ले लिया है, हमारी स्थिति इतनी हो गई है, एक एक बोरी आटे के लिए मारा मारी चल रही है, और शहबाज ने तो ये भी कह दिया हम इतने शर्मिंदा हैं कि अब कर्ज किससे मांगे, कहां मांगे जा करके। ऐसे हालात में अगर पाकिस्तान को होश आ जाए और वो आतंकवादियों के सफाई के लिए संकल्प कर ले और जो बातें की जा रही हैं उन पर चिंतन करें। अब देखिए शहबाज ने कहा, और शहबाज ने भी कह दिया कश्मीर में मानव अधिकारों का उल्लंघन नहीं होना चाहिए, यह भी कह दिया। मैंने कश्मीर का राग अलापे दिया, ओ नहीं होना चाहिए। अरे भाई आपकी क्या ठेकेदारी है क्या? कश्मीर हमारा है, हमारे लोग हैं, हम लोग अमन चैन के साथ रह रहे हैं,
लेकिन पाकिस्तान बोल रहा है, ये भी उसकी मजबूरी समझ में आती है। खैर, हम यहाँ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद फिर हम आपसे करेंगे चर्चा यूपी की। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। हम चर्चा कर रहे थे यूपी की राजनीति की। वरुण गांधी ने जिस तरीके से अखिलेश की तारीफ की, बताया बड़ा मन बड़ा है, बड़ा है, और ये तक संकेत दे दिया कि अगर किसानों का कोई हितैषी है, गरीबों का कोई हितैषी है, तो मुझे देखने को मिला कि अखिलेश में। लगता है इन्हीं कुछ कारणों से अखिलेश अब जो हैं अपनी पार्टी का पुनर्जागरण कर रहे हैं। उन्हें इस बात का तो एहसास हो ही गया कि हमने जो शिवपाल के साथ, माने अपने चाचा के साथ जो किया वो गलत हो गया, उससे हमको बड़ा नुकसान हो गया, महंगा पड़ गया। और इसका उन्हें सबक मिला मैनपुरी के चुनाव से। ठीक है, मैनपुरी के चुनाव आप जीत जाते हैं, लेकिन शिवपाल ने जिस तरीके से मैनपुरी के चुनाव को जिताया, एक माहौल बनाया, और जिस तरीके से आज वो यादव लैंड पर जो कि खो चुकी है सपा, मुख्य रूप से इटावा, कन्नौज, फिरोजाबाद, एटा और ये कन्नौज, फरुखाबाद, ये जो बेल्ट है यादव बेल्ट, कानपुर देहात, इधर आजमगढ़, रामपुर, तो निश्चित तौर पर यह दिखता है कि शिवपाल ने जिस तरीके से अब अभियान चला रखा है, अगर पहले से चला होता तो अखिलेश को जितनी सीटें इस बार मिली है उससे कहीं ज़्यादा मिलती। मैं ये तो नहीं कह सकता हूं कि उनकी सरकार बन जाती, लेकिन निश्चित रूप से उनको एक बड़ा लाभ मिलता। अब मुझे एहसास हो गया है। इसीलिए अगर आप देखें कि एक समय था जब शिवपाल सपा की रीत नीति पर नहीं बोलते थे, आज वो खुलकर के बोल रहे हैं। लगता है कि अखिलेश ने उनको फ्री हैंड कर दिया है कि सपा की जो रीत नीति थी मुलायम सिंह की, उसको आगे बढ़ाइए। और ये भी चर्चा बहुत तेजी के साथ में है कि अब कभी भी उन्हें, माने शिवपाल को अहम पद दिया जा सकता है, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया जा सकता है, राष्ट्रीय महासचिव बनाया जा सकता है, कोई भी अहम पद दिया जा सकता है, और उनके बेटे को भी दिया जा सकता है, उनके बेटे को चुनाव लड़ाया जा सकता है। तो कहा जा सकता, और यही कारण है कि आजकल शिवपाल के जो बेटे आदित्य हैं वो भी काफी सक्रिय हो गए हैं, कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं, जुड़ रहे हैं। और अखिलेश ने अपनी पार्टी के जो विस्तार की भी एक नई कल्पना कर रखी है, उसी तहत तेलंगाना जा रहे हैं, मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ेंगे सभी सीटों पर। लेकिन अब ये बात तय हो गई है, और हमको लगता है कि अब शिवपाल ने एक तरीके से नेताजी माने मुलायम सिंह की नीतियों के प्रति अपने को समर्पित कर दिया। नहीं तो उनका ये वाक्य कि अब मैं मरते दम तक सपा में रहूंगा, बहुत बड़ी बात है। और लगता है कि ऐसे ही कुछ वाक्यों ने और शब्दों ने अखिलेश को झकझोर दिया, और उनको कुछ एहसास हुआ कि न कहीं चाचा के साथ गड़बड़ी हो गई। और खास तौर से गड़बड़ी कब हुई? 2022 के विधानसभा चुनाव में, जब उन्हें मात्र
उनको ही अपनी सीट से लड़ने का अवसर दिया गया। शिवपाल आए थे, एक सूची लेकर के आए थे, लेकिन दरकिनारे कर दिया गया। और जिस तरीके से अनदेखी की गई, नजरअंदाजी की गई, उससे भी समाज में और यादव समाज में भी अच्छा मैसेज नहीं गया। यही कारण है कि यादव समाज के वोट में बंटवारा हो गया और सपा को भारी क्षति उठानी पड़ी। अब क्षति न हो, एक मजबूती के साथ कदम बढ़े, इसके लिए अखिलेश और शिवपाल में मंथन हो चुका है, स्क्रिप्ट लिखी जा चुकी है और किसी भी दिन इसका ऐलान हो जाएगा। देखते रहिए बड़ी खबर। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @JMT News।